अ वेरी गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स लास्ट क्लास में हमने वैक्यूल को डिटेल में स्टडी किया था और प्लाज्मा मेम्ब्रेन की डिटेल स्ट्रक्चर्स पढ़े थे, उसका फ्लूइड मोजाइक मॉडल, टाइप्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, इसे हमने डिटेल में डिस्कस किया था। आइए लेट्स मूव ऑन टू द सेल ऑर्गेनेल्स विच आर लिविंग स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म। स्टूडेंट्स सेल ऑर्गेनेल्स जो हैं इन्हें हम 3 कैटेगरीज में पढ़ते हैं। पहले वो जो डबल मेम्ब्रेन से बाउंड रहते हैं जैसे प्लास्टिड्स एंड माइटोकॉन्ड्रिया, देन जो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड हैं जो हम आज क्लास में डिटेल में रीड करेंगे, और मेम्ब्रेन लेस दैट इज राइबोसोम एंड सेंट्रोसोम्स। तो हम इन्हें एक एक करके लेंगे। आज जो हम सबसे पहले ऑर्गेनेल्स ले रहे हैं स्टूडेंट्स, इन 3 ऑर्गेनेल्स को एक साथ स्टडी किया जाता है और इसे कहा जाता है GERL system. Now what is this GERL system? Actually students ये जो 3 ऑर्गेनेल्स हम पढ़ेंगे ये तीनों एक दूसरे से फिजियोलॉजिकली यानी फंक्शनली एंड स्ट्रक्चरली जुड़े हुए हैं, इसीलिए हम इन्हें एक साथ एक सिस्टम की तरह पढ़ते हैं। ये बात सबसे पहले प्रपोज की थी नोविकॉफ ने, जिन्होंने ये देखा था कि ये तीनों ऑर्गेनेल्स के बीच में एक रिलेशन है। सो GERL सिस्टम ये क्वेश्चन पूछते हैं, वॉज प्रपोज्ड बाय नोविकॉफ। इट वॉज प्रपोज्ड बाय नोविकॉफ। और GERL सिस्टम क्या है? ये कई सारे 3 मेन ऑर्गेनेल्स हैं जो आपस में रिलेटेड है। आइए, सो व्हाट इट इज अ कॉम्प्लेक्स एंडोमेम्ब्रेनस यानी मेम्ब्रेन से ढका हुआ, घिरा हुआ, कवर्ड एंडोमेम्ब्रेनस सिस्टम विच इन्वॉल्व्स, इसके नाम में ही है स्टूडेंट्स तीनों ऑर्गेनेल्स। G से गोल्जी बॉडी, ER इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड L से लाइसोसोम। सो विच इन्वॉल्व्स Golgi body, that is G, then endoplasmic reticulum, that is इसे हम commonly बोलते हैं ER, and lysosomes, that is L। क्या सिमिलैरिटी है, क्यों हम इन्हें एक साथ स्टडी कर रहे हैं? आइए हम इसको समझते हैं। सपोज ये हमने एक न्यूक्लियस बनाया स्टूडेंट्स, ये एक पूरा सेल होगा, इस सेल का ये न्यूक्लियस है, ये इसकी मेम्ब्रेन है, डबल मेम्ब्रेन, ठीक है। अब ER जो होता है स्टूडेंट्स वो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर रहता है, अभी हम इसे और डिटेल में पढ़ेंगे। ऐसा, इसके ऊपर राइबोसोम्स लगे भी हो सकते हैं, नहीं भी लगे हो सकते। तो आइए हम 2 ER बना देते हैं, एक पे राइबोसोम लगा देते हैं जिसे हम रफ ER कहेंगे, अभी हम पढ़ेंगे थोड़ी देर में, और एक पे राइबोसोम्स नहीं है, SER। अब गोल्जी बॉडी कैसे बनती है? एक्चुअली जो ER है इसी के कुछ थैली जैसे स्ट्रक्चर्स, कुछ वेसाइकल्स टूटते हैं, जैसे ये अलग हो गया और इसी ने मिलकर ये गोल्जी बॉडी से जुड़ गया। तो जो ER का वेसाइकल है उसी से गोल्जी बॉडी बनेगी, ये गोल्जी बॉडी बनती जा रही है। इसमें पैकेजिंग होगी, अभी हम पढ़ेंगे। और जैसे जैसे इसके पैकेट्स बनेंगे तो लास्ट में जब पैकेट्स पूरे बन जाएंगे तो ये थैलियां जो हैं ये अलग हो जाएंगी, बड ऑफ, इससे टूट के अलग हो जाएंगी। ये एक थैली है जिसे कहते हैं गोल्जियन वैक्यूल। वैक्यूल मतलब हम बार बार पढ़ चुके हैं, कोई भी खाली जगह, ये पूरी दिस होल इज द गोल्जी बॉडी। ये है स्टूडेंट्स ER। तो ER के वेसाइकल्स बना रहे हैं गोल्जी बॉडी, और गोल्जी बॉडी से जो मटेरियल पैकेज होके निकल रहा है जिसे गोल्जियन वैक्यूल बोलते हैं,
अगर इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट हैं तो इसी को फिर कहने लग जाएंगे लाइसोसोम। तो अगर आप देखें ER से बना गोल्जी बॉडी और गोल्जी बॉडी से बन रहा है लाइसोसोम। तो ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड ऑर्गेनेल्स हैं, इनके स्ट्रक्चर फंक्शंस अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे। यानी कि RER यानी रफ ER जिसमें राइबोसोम है, अगर राइबोसोम हटा दोगे तो बन जाएगी SER, राइबोसोम लगा दोगे तो बन जाएगी RER। इस SER से जो वेसाइकल्स निकलेंगे वो बना रहे हैं गोल्जी बॉडी, वो मटेरियल भी पहुंचा रहे हैं गोल्जी बॉडी में और फॉर्म भी कर रहे हैं। और गोल्जी बॉडी से अगर ऐसी वैक्यूल निकले जिसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो वही कहलाता है लाइसोसोम। सो दिस इज हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर एंड हेंस वी रीड देम इन अ कॉमन सिस्टम दैट इज GERL सिस्टम प्रपोज्ड बाय नोविकोफ। आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम एक एक ऑर्गेनेल को डिटेल में स्टडी करेंगे। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स फर्स्ट रीड अबाउट ER, then we will move on to Golgi body and then we will talk about lysosomes. So now let us talk about the first organelle of the GERL system, that is endoplasmic reticulum, जिसे हम कॉमनली ER बोलते हैं। मैं यहाँ लिख देती हूँ, अब हम हमेशा ER ही वर्ड यूज करेंगे शॉर्ट में लिखने के लिए। कैसा है स्टूडेंट्स, ये सिंगल मेम्ब्रेन है, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। हमने पहले भी लिख चुके हैं जब प्रोकैरियोट यूकैरियोट का डिफरेंस लिखा था, इट इज़ अ सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड। स्टूडेंट्स, जब भी हम कोई ऑर्गेनेल पढ़ेंगे तो उसे डिस्कवर किसने किया और उनका नाम किसने दिया, ये दोनों साइंटिस्ट के नाम हमें आने चाहिए। सो ER डिस्कवर्ड एंड नेम्ड। अब यहाँ पे हम लकी हो गए हैं क्योंकि एक ही साइंटिस्ट का नाम पढ़ना है हमें, इन्होंने ही डिस्कवर किया था, इन्होंने ही नाम दिया है, पॉटर। हम एक ट्रिक पढ़ेंगे स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में जिसमें हम सभी साइंटिस्ट को एक साथ उस ट्रिक के अंदर रीड कर लेंगे अलॉन्ग विद द सेल ऑर्गेनेल। सो डिस्कवर्ड एंड नेम्ड बाय पॉटर। नाउ ER जो होती है स्टूडेंट्स, ये सभी यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट है। प्रोकैरियोटिक में तो मिलेगा नहीं क्योंकि हमने पढ़ा है कि मेम्ब्रेन वाले जो सेल ऑर्गेनेल्स हैं वो प्रोकैरियोट्स में एब्सेंट होते हैं। लेकिन जो RBC है, मैच्योर RBC रेड ब्लड सेल, उसमें ER एब्सेंट होती है। और जैसे जो एम्ब्रियोनल सेल्स हैं, रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स हैं, स्पर्म है, ओवम है, इसमें भी ER पुअरली डेवलप्ड या एब्सेंट होती है। तो ये लिख लेते हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं क्योंकि ये एक्सेप्शन है दैट ER इज पुअरली डेवलप्ड और एब्सेंट इन रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स। जब हम सेल डिवीजन पढ़ेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों हो रहा है। रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स और एम्ब्रियोनल सेल्स, देन स्पर्म्स में, ओवम दैट इज एग एंड मैच्योर RBC। इसमें से स्टूडेंट्स ये मैच्योर RBC बहुत अच्छे से लर्न होना चाहिए क्योंकि इसमें गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम ये सब भी एब्सेंट होते हैं, इवन न्यूक्लियस भी एब्सेंट होता है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ ER एक्चुअली क्या है? ER जो है ये 3 तरीके के स्ट्रक्चर से बनती है। आइए लिख लेते हैं हम पहले 3 स्ट्रक्चरल फॉर्म्स ऑफ ER। कैसे कैसे मिल सकती है ये? या तो ये गोल ग्लोब्यूलर स्ट्रक्चर्स होंगे इसके, इस तरह से, इन पे राइबोसोम्स लगे हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। इन्हें कहते हैं वेसाइकल्स, कोई भी गोल सी चीज। या ये किस तरह से प्रेजेंट हो सकते हैं? ऐसे ट्यूब्स के फॉर्म में, लाइक दिस। राइबोसोम्स मे बी प्रेजेंट और दे मे नॉट बी प्रेजेंट। इनको कहते हैं टिब्यूल्स, ट्यूब जैसे। या ER किस तरह से हो सकती है? जैसा अभी हमने डायग्राम में बनाया था, ये इंटरकनेक्टेड टिब्यूल्स, यानी कुछ इस तरीके से कई सारे ट्यूब्स थे, ये आपस में ज्वाइन हो गए। राइबोसोम्स मिल भी सकते हैं, नहीं भी मिल सकते।
इस स्ट्रक्चर को कहते हैं सिस्टर्नी। इन 3 फॉर्म्स में ER हमें मिल सकती है, 3 तरीके की। और ये जो ER होती है ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैली रहती है। ये इवन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन इसके बीच में भी पूरी फैली हुई रहती है। और ये साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर देती है। एक तो वो हिस्सा जो ER के अंदर है ये, और एक जो ER के पूरा बाहर का साइटोप्लाज्म है। सो द नेक्स्ट पॉइंट इज दैट ER डिवाइड्स साइटोप्लाज्म इनटू 2 कंपार्टमेंट्स। ये पूछा जाता है कि कौन सा ऑर्गेनेल है जो साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करता है, ER। कौन कौन से कंपार्टमेंट्स हैं ये? एक जो ER के अंदर है यानी इंट्राल्यूमिनल, ल्यूमन मतलब खाली जगह, ER के अंदर की जगह पे जो है इनसाइड ER। और एक जो ER के पूरे बाहर का साइटोप्लाज्म है दैट इज एक्स्ट्राल्यूमिनल। दैट मीन्स द साइटोप्लाज्म आउटसाइड ER। तो इस तरह से ये क्वेश्चन पूछते हैं कि ER जो है वो साइटोप्लाज्म को 2 कंपार्टमेंट्स में डिवाइड करती है। ER जो है स्टूडेंट, इसको ऑब्जर्व किया था इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर। ओके, नाउ ER जो है ये 2 टाइप की हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन कि उसमें राइबोसोम प्रेजेंट है या राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है। आप इसको नोट डाउन करो, फिर हम लिखते हैं 2 टाइप्स ऑफ ER। अब ER कैसे क्लासिफाई करते हैं हम, आइए देखते हैं। 2 टाइप्स ऑफ ER। अगर राइबोसोम प्रेजेंट हैं तो हम उसे रफ ER बोलते हैं, क्योंकि राइबोसोम लगने के कारण उसके ऊपर दाने दाने जैसे लग जाते हैं, वो रफ हो जाता है उसका सरफेस, या ये कहें कि उस पर ग्रैन्यूल्स प्रेजेंट हो गए हैं राइबोसोम के, इसे RER, रफ ER या ग्रैन्युलर ER भी कहते हैं। सो इट कैन बी रफ ER, दैट इज RER, और दाने दाने लगे हुए हैं तो इसे हम ग्रैन्युलर ER भी कह सकते हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइप। और दूसरी में क्या होगा, राइबोसोम्स एब्सेंट है तो A ग्रैन्युलर, या अब वो स्मूथ हो गई है क्योंकि उसके सरफेस पे कोई राइबोसोम्स नहीं है, सो इट इज कॉल्ड स्मूथ ER और SER और A granular ER. These are the 3 names of the same type of ER. याद रखना बहुत आसान है, राइबोसोम प्रेजेंट है तो रफ है। तो क्या है इसमें, राइबोसोम्स प्रेजेंट, राइबोसोम्स प्रेजेंट, और यहां हम लिख देते हैं राइबोसोम्स एब्सेंट। अब स्टूडेंट्स जो राइबोसोम होते हैं वो कैसे अटैच होते हैं, जैसे सपोज ये ER है, इस पे हमें एक राइबोसोम लगाना है, तो राइबोसोम जो है वो अपनी बड़ी यूनिट से अटैच होता है। हम पढ़ेंगे राइबोसोम की 2 यूनिट्स होती है इस तरह से। ये एक प्रोटीन से अटैच है, इस प्रोटीन को, इस पे क्वेश्चन आता है, जो रफ ER है इसकी सरफेस पे एक प्रोटीन होता है जिसे कहते हैं राइबोफोरिन प्रोटीन। ये एक तरीके का ग्लाइकोप्रोटीन है, यानी कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन के कॉम्बिनेशन से बना है। इसकी हेल्प से ही राइबोसोम RER पे अटैच हो जाते हैं। और जो SER है वो ऐसी ER है जिसके पास राइबोफोरिन नहीं है, तो राइबोसोम अटैच नहीं हो पाते हैं। सो राइबोसोम कौन सी यूनिट से अटैच होते हैं, बड़ी वाली से। हम पढ़ेंगे राइबोसोम के 2 पार्ट्स होते हैं, एक बड़ी यूनिट, एक छोटी यूनिट। So larger subunit of ribosome is attached with glycoprotein। ये पूछते हैं कि राइबोफोरिन्स कैसे प्रोटीन्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं। कौन से हैं वो, राइबोफोरिन 1
एंड 2। सो ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, वेरी इंपॉर्टेंट, कि किस तरह से अटैच होते हैं राइबोफोरिन्स के थ्रू, और राइबोफोरिन कैसा प्रोटीन है, ग्लाइकोप्रोटीन है। सो दिस इज राइबोफोरिन प्रोटीन। वहां पे तो हम ये पॉइंट लिखेंगे ही नहीं, क्योंकि वहां पे राइबोसोम्स होते ही नहीं है, तो राइबोफोरिन की बात ही नहीं है। अब जो स्टूडेंट्स RER है, क्योंकि उसमें राइबोसोम मिल रहे हैं, और हम पढ़ेंगे, आपने शायद 9th-10th क्लासेस में पढ़ा होगा कि राइबोसोम जो है उसका मेन फंक्शन होता है प्रोटीन सिंथेसिस। तो RER भी क्या करेगी, प्रोटीन्स को फॉर्म करेगी। सो मेन फंक्शन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, प्रोटीन सिंथेसिस। और प्रोटीन बनाएगी यानी कि ये एंजाइम्स भी बनाएगी। हम पढ़ेंगे कि एंजाइम्स प्रोटीन्स ही होते हैं। सो प्रोटीन सिंथेसिस और एंजाइम सिंथेसिस। डायरेक्ट क्वेश्चन हैज टू बी लर्न्ड बाय हार्ट। जबकि उसके पास राइबोसोम नहीं है SER पे, तो वो प्रोटीन नहीं बनाती है। इसका फंक्शन है स्टूडेंट्स, मेन फंक्शन, लिपिड बनाना यानी फैट्स या स्टेरॉइड्स। इट इज ऑल्सो काइंड ऑफ फैट। सो लिपिड एंड स्टेरॉइड सिंथेसिस, दिस इज द मेन फंक्शन। ये दोनों ही स्टूडेंट्स डायरेक्ट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के, ठीक है। अब RER कहाँ पे ज़्यादा होगी, उन सेल्स में जिनमें प्रोटीन ज़्यादा बनने हैं, जैसे हमारे लिवर सेल्स, पैनक्रिया के सेल्स, या जो हमारे सलाइवरी ग्लैंड्स हैं, जो भी हमारे हार्मोन प्रोड्यूसिंग सेल्स हैं, एंडोक्राइन सेल्स हैं, वहाँ पर ये ज़्यादा मिलेगी। सो कहाँ मिलती है ये, एग्जाम्पल पैनक्रियाटिक सेल्स, देन सलाइवरी सेल्स, देन मे बी लिवर सेल्स, जहाँ भी हमारे प्रोटीन बन रहे हैं एक्सेट्रा, वहाँ ये ज़्यादा मिलेगी। जबकि SER कहाँ मिलेगा, जहाँ पे लिपिड ज़्यादा सिंथेसाइज हो रहा है। स्टूडेंट्स और क्या फंक्शन है RER का, यहीं पे लिख लेते हैं हम। मेन फंक्शन तो इसका प्रोटीन सिंथेसिस है, क्योंकि ये प्रोटीन्स बना रहा है, तो ये सब पैनक्रियाटिक, लिवर, सलाइवरी ग्लैंड्स, इन सब जगह मिलेंगे। प्लस ये क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था थोड़ी देर पहले कि गोल्जी बॉडी से बड ऑफ होके, टूट के लाइसोसोम बन रहे हैं। लाइसोसोम के अंदर ऐसे एंजाइम्स हैं जो कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट को डाइजेस्ट कर सकते हैं। एंजाइम हैं, उन एंजाइम्स को कौन बना रहा है, उनका जो प्रीकर्सर है वो कौन बनाएगा, RER, क्योंकि एंजाइम्स यहीं पर बनते हैं। ये फिर उन्हें गोल्जी बॉडी को दे देगा, ताकि गोल्जी बॉडी उसकी पैकेजिंग करे और लाइसोसोम को रिलीज करे। सो इनका एक और फंक्शन है, दैट दे फॉर्म एंजाइम precursors of lysosomes to be made by Golgi body. Golgi body इनको बनाएगी लाइसोसोम्स को, पर इसके जो एंजाइम प्रीकर्सर्स हैं वो RER ही सिंथेसाइज करती है। तो RER का मेन काम है प्रोटीन सिंथेसिस। अब ये कहाँ मिलेगी, ये वहाँ मिलेगी जहाँ पे लिपिड्स का सिंथेसिस होना है। जैसे लिवर के सेल्स में स्टूडेंट्स ग्लाइकोजन को तोड़ना है, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बनाना है, वहाँ पे SER ही मिलती है। तो आइए इसका पहला फंक्शन लिख लेते हैं हम, ग्लाइकोजिनोलाइसिस, ग्लाइकोजिन का लाइसिस यानी तोड़ना। सो ग्लाइकोजिनोलाइसिस इन लिवर सेल्स, ये इसका पहला फंक्शन है SER का। फिर लिवर सेल्स के अंदर ही स्टूडेंट्स SER जो है उसमें एक साइटोक्रोम 450 नाम का एंजाइम होता है जो डिटॉक्सिफिकेशन में हेल्प करता है। डिटॉक्सिफिकेशन का मतलब है जो भी हम अल्कोहल या जो सब्सटेंसेस लेते हैं उनके जो हार्मफुल टॉक्सिन्स हैं, हार्मफुल प्रोडक्ट्स हैं, उसको ये कन्वर्ट कर देते हैं, उन्हें डिटॉक्सिफाई कर देते हैं, हमारी बॉडी से रिमूव कर देते हैं। सो डिटॉक्सिफिकेशन इन लिवर, क्यों? क्योंकि इसमें क्या प्रेजेंट रहता है, हैव साइटोक्रोम 450। ये क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स की, साइटोक्रोम 450 कहाँ मिलता है, लिवर सेल्स में मिलता है। और ये क्या काम करता है, डिटॉक्सिफिकेशन। और ये लिवर सेल्स की किस ऑर्गेनेल में मिलता है, SER के अंदर मिलता है।
इसके अलावा इसके और भी बड़े इंपॉर्टेंट फंक्शंस हैं, जहाँ पे हमारे जो जैसे एडिपोज सेल्स हैं, हमारे फैट सेल्स हैं, वहाँ पे SER मिलती है ताकि फैट फटाफट से प्रोड्यूस हो सके. सो इट इज़ फाउंड इन एडिपोज टिश्यू सेल्स. एडिपोज मीन्स हमारा फैट स्टोरिंग टिश्यू, वहाँ भी हमें SER मिलेगी उन सेल्स के अंदर. और कहाँ मिलेगी स्टूडेंट्स? जो हमारा एड्रिनल कॉर्टेक्स नाम का हम पढ़ेंगे, एक हार्मोनल, एक एंडोक्राइन ग्लैंड है, वहाँ भी क्योंकि वो जो हार्मोन्स हैं वो लिपिड बेस होते हैं, स्टेरॉइड्स हैं वो, सो दे ऑल्सो हैव अबंडेंस ऑफ SER. सो इन एड्रिनो कॉर्टिकल या एड्रिनो कॉर्टेक्स सेल्स, यहाँ भी ये खूब सारा अबंडेंस में मिलता है. इसके अलावा स्टूडेंट्स इसका एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जब हम मसल लोकोमोशन पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे कि मसल सेल के अंदर जो कैल्शियम स्टोर्ड होता है, आपने सुना होगा कि दूध पियो, कैल्शियम है, कैल्शियम से मसल बनेगी, एनर्जी आएगी. क्यों? क्योंकि कैल्शियम जो है वो हमारी मसल के कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है. और ये जो कैल्शियम है ये मसल सेल के अंदर जो SER है उसी के अंदर भरा हुआ रहता है. सो स्टोर्स कैल्शियम इन मसल सेल्स. और ऐसी SER of the muscle cells which stores calcium is called sarcoplasmic reticulum. सार्कोप्लाज्मिक, वहाँ इसको ER ना बोलकर SR बोलते हैं, यानी सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम. ऑलराइट, सो दीज आर सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ SER. इसके अलावा स्टूडेंट्स कुछ ऐसे फंक्शंस होते हैं जो ER और RER और SER दोनों के ही कॉमन फंक्शंस हैं. तो आप पहले इनको नोट डाउन करें, फिर हम इसके अदर इंपॉर्टेंट फंक्शंस को रीड करते हैं. प्लीज नोट इट डाउन. So these were the students specific functions of RER and SER, and now let's learn the other important functions of ER जो SER और RER दोनों ही कर सकते हैं. So let us write down other important functions of ER. Students डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं इनके फंक्शंस के ऊपर. ER जो है स्टूडेंट्स ये सेल का एंडोस्केलेटन बनाता है, यानी सेल को सपोर्ट प्रोवाइड करता है. हालांकि कुछ और भी प्रोटीन फिलामेंट्स अपन बाद में पढ़ेंगे जो एंडोस्केलेटन बनाते हैं, पर इस ER ये पूरे साइटोप्लाज्म में फैला रहता है, तो ये उसको एक स्केलेटल की तरह काम करता है, उसे एक सपोर्ट, एक स्ट्रक्चर प्रोवाइड करता है, चाहे RER हो चाहे SER हो. सो ER provides या forms cell endoskeleton, सेल के अंदर का स्केलेटन बनाता है ये. फिर एक और इसका इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट्स जो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं. आपको याद होगा जब हमने सेल वॉल पढ़ी थी तो हमने पढ़ा था कि दो प्लांट सेल्स के बीच में ब्रिजेस होते हैं जिसके थ्रू एक साइटोप्लाज्म से दूसरे साइटोप्लाज्म में मटेरियल का ट्रांसपोर्ट हो सके. प्लांट्स में उन्हें हमने कहा था प्लाज्मोडेस्मेटा. सो द नेक्स्ट फंक्शन इज फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा. आपको याद होगा स्टूडेंट्स जिस जगह पे सेकेंडरी वॉल एब्सेंट थी वहां पर ER के टिब्यूल्स प्राइमरी वॉल को पियर्स करके एक सेल से दूसरे सेल में ट्रांसफर हो गए थे. सो फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा. और इन ER के टिब्यूल्स को हमने क्या कहा था? डेस्मोटिब्यूल्स. आप में से जिसने पढ़ा है उसे याद आ रहा होगा. सो दे ऑल्सो हेल्प इन द फॉर्मेशन ऑफ प्लाज्मोडेस्मेटा. दैट इज they are the cytoplasmic bridges between two adjacent बगल बगल वाले प्लांट सेल्स. सिर्फ प्लांट्स में मिलते हैं ये प्लांट सेल्स. हमने इसकी डिटेल विथ डायग्राम पढ़ा था जब हमने सेल वॉल को रीड किया था. नाउ और क्या फंक्शन है इनके
स्टूडेंट्स जो ER है वो जब सेल डिवाइड करता है, हम पढ़ेंगे, तब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एक बार गायब होती है, डिसअपियर होती है, और सेल डिवीजन के एंड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन वापस से रीफॉर्म हो जाती है। ये जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन का रीफॉर्मेशन है ये भी ER के कारण होता है। ER के ही जो टुकड़े हैं वो वहाँ डिपॉजिट हो जाते हैं, जमा हो जाते हैं, और वही फिर नई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन को फॉर्म करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, पूछा जाता है। सो फॉर्म्स या रीफॉर्मेशन ऑफ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन at end of cell division. All right, and now the fourth, the last but not the least, अभी हमने देखा था कि ER से ही गोल्जी बॉडी बन रही है, लाइसोसोम्स भी 10% इससे बनते हैं, प्लस कुछ और माइक्रो बॉडीज हैं जिन्हें हम आज रीड करेंगे, वो भी ER ही फॉर्म करता है। सो फॉर्म्स गोल्जी बॉडी, देन स्फीरोसोम्स, हम पढ़ेंगे स्टूडेंट, ये स्पेशल सेल ऑर्गेनेल्स हैं, परऑक्सीसोम्स, ग्लाइऑक्सीसोम्स एक्सेट्रा। So this is about ER, endoplasmic reticulum, involved in protein synthesis with the attachment of ribosomes, that is by RER, and lipid synthesis by SER, a very important endoskeletal structure of the cell. Now let us move on to the second organelle of GERL system, that is the Golgi body. Now let's talk about Golgi body. अभी हमने देखा था स्टूडेंट्स कि गोल्जी बॉडी जो है वो ER के वेसाइकल्स के टूटने से बन रही है। ये जो गोल्जी बॉडी है स्टूडेंट, सबसे पहले हम इनके डिस्कवरर का नाम लिख देते हैं, डिस्कवर्ड बाय कैमिलो गोल्गी, इन्हीं के नाम पे इसको गोल्जी बॉडी कहते हैं। सो कैमिलो गोल्जी, और इन्होंने सबसे पहले जो उल्लू होता है आउल, उसके जो ब्रेन सेल्स है न्यूरॉन, इसमें गोल्जी बॉडी को डिस्कवर किया था। सो डिस्कवर्ड बाय गोल्जी, कैमिलो गोल्जी इन ब्रेन सेल्स ऑफ आउल। ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ब्रेन सेल्स ऑफ आउल। हम जब ट्रिक पढ़ेंगे तो ये नाम के लिए भी हम एक ट्रिक बनाएंगे। नाउ गोल्जी बॉडी जो है स्टूडेंट्स, ये कैसा स्ट्रक्चर है, इसको अच्छे से आप अंडरस्टैंड करें। ये एक फैक्ट्री की तरह काम कर रहा है, जहाँ पे सब चीज़ों का, कुछ चीज़ें तो प्रोड्यूस हो रही हैं और बाकी जो दूसरी फैक्ट्री से मटेरियल आ रहा है, दूसरी फैक्ट्री मतलब ER, RER से प्रोटीन आ रहे हैं, SER से लिपिड आ रहा है, उन सब की जो पैकेजिंग हो रही है वो इस गोल्जी बॉडी के अंदर हो रही है। फिर यहाँ से पैकेट्स बनेंगे और फिर वो पैकेट्स गोल्जी वैक्यूल्स साइटोप्लाज्म में चले जाएंगे और जहाँ जहाँ जिस मटेरियल की ज़रूरत है वो वहाँ पहुँचा दिए जाएंगे, सेल के अंदर या प्लाज्मा मेम्ब्रेन के थ्रू सेल के बाहर। ये सब काम, ये जो पैकेजिंग का काम कर रहा है, ये कौन कर रहा है? गोल्जी बॉडी। अब गोल्जी बॉडी जो होती है स्टूडेंट्स, ये जो इसकी मेन यूनिट है जिससे ये बनती है उसे सिस्टर्नी कहते हैं, एक फ्लैट सा स्ट्रक्चर, और कई सारी सिस्टर्नी आपस में इकट्ठी होके एक ढेरी बना लेती हैं, पाइलअप, तो उसे हम गोल्जी बॉडी कहते हैं एनिमल्स के अंदर। सो लेट अस फर्स्ट राइट डाउन, इसका फर्स्ट पॉइंट लिखते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ गोल्जी बॉडी। मैं इसे GB लिखूंगी अब से। इट इज व्हाट? सिस्टर्नी। ये क्वेश्चन आता है, सिस्टर्नी। और सिस्टर्नी क्या है स्टूडेंट्स? इट्स अ फ्लैट मेम्ब्रेनस, सिंगल मेम्ब्रेन की बनी है ये भी, मेम्ब्रेनस सैक। ठीक है। अब प्लांट्स में क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने पढ़ा था, सिस्टर्नी जो है ऐसे बना लेते हैं इसको। प्लांट्स में एंड इनवर्टिब्रेट सेल्स, वर्टिब्रेटा की बात नहीं कर रहे हैं, इनवर्टिब्रेट सेल्स, इनमें कई सारी सिंगल सिस्टर्नी पूरे साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड रहती हैं, पड़ी रहती हैं, जिन्हें डिक्टायोसोम्स बोलते हैं। अगर आपको याद हो, जब हमने प्लांट और एनिमल सेल का स्ट्रक्चर बनाया था,
या जब हमने उनका डिफरेंस लिखा था, दोनों जगह मैंने आपको बताया था कि प्लांट सेल के अंदर कैसी मिलती हैं गोल्जी बॉडी, मल्टीपल, बहुत सारी, स्मॉल एंड स्कैटर्ड इन साइटोप्लाज्म, और इन्हें क्या कहते हैं, नोन एज डिक्टायोसोम्स। एक क्वेश्चन आता है स्टूडेंट्स, डिक्टायोसोम्स क्या है, प्लांट या इनवर्टिब्रेट सेल्स की गोल्जी बॉडी को ही डिक्टायोसोम्स कहते हैं। जबकि एनिमल सेल में अगर आपको याद हो, एक सिंगल गोल्जी बॉडी है जो कई सारी सिस्टर्नी के इकट्ठा होने से बनी है न्यूक्लियस के पास में। तो अब हम लिखते हैं एनिमल सेल में क्या है स्टूडेंट्स, एनिमल सेल, इसमें क्या होता है, सिंगल लार्ज नियर न्यूक्लियस, क्या होता है, 4 to 8 सिस्टर्नी पाइल अप या स्टैक अप, इकट्ठी हो जाती है, तब उसे कहते हैं, उस गोल्जी बॉडी को गोल्जी बॉडी या गोल्जियोसोम। सो गोल्जियोसोम और गोल्जी बॉडी इज अ सिंगल लार्ज 4 to 8 सिस्टर्नी पाइल्ड अप टुगेदर प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस इन एनिमल सेल्स। एनिमल सेल्स में ये मिलती है, ठीक है। इसको आप नोट डाउन करो, फिर हम देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स रीड मोर अबाउट द गोल्जी बॉडी। गोल्जी बॉडी भी ईआर की तरह ह्यूमन आरबीसी में एब्सेंट होती है, तो हम पहले लिख लेते हैं दैट इट इज ऑल्सो एब्सेंट इन ह्यूमन या मैमल्स ही है स्टूडेंट्स, तो हम ह्यूमन हटा देते हैं, सभी मैमल्स में ऐसा होता है क्योंकि एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी। प्लस ये एग के अंदर भी नहीं मिलती है स्टूडेंट्स, और ये जो न्यूरॉन्स हैं उनमें भी नहीं मिलती। बट एनीवेज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर, कैसी होती है। हम यहाँ गोल्जियोसोम की बात कर रहे हैं, हम एनिमल सेल की गोल्जी बॉडी की बात कर रहे हैं। ये न्यूक्लियस है एक सेल के अंदर, हमेशा ये न्यूक्लियस के पास में मिलती है, और 4 से 8 सिस्टर्नी आपस में इकट्ठी हो गई हैं। कैसे बनेगी ये, इस तरह से रहती है, ये पैकेट्स बनते जा रहे हैं। लाइक दिस, ये पूरी एक गोल्जी बॉडी है। दिस इज अ गोल्जियोसोम, ये इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है। ये प्रोटीन हो सकता है स्टूडेंट्स जो RER के थ्रू आया है, या लिपिड हो सकता है जो SER के थ्रू आया है, या खुद जो कार्बोहाइड्रेट है ग्लाइकोजन स्टार्च को छोड़कर, वो तो दोनों क्लोरोप्लास्ट में बनेगा, बाकी पेक्टिन, हेमीसेल्यूलोज, ओलिगोसेक्राइड्स, ये सब गोल्जी बॉडी ही बनाती है, तो वो बना देगी। फिर ज़रूरत होगी तो ये लिपिड और प्रोटीन के साथ उसको ज्वाइन कर देगी, यानी ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन्स बना देगी, और फिर उनके पैकेट्स बना के, थैलियाँ बनाकर वो उसको रिमूव करेगी। तो स्टूडेंट्स, अगर आप देखें, यहाँ से तो बनना शुरू हुआ है, ये यहाँ से, तो ये वाला जो फेस है दिस, इसे बोलते हैं सिस फेस। यहाँ से चीज़ें बनना शुरू हुई हैं, पैकेट्स बनना स्टार्ट हुए हैं, तो इसे सिस फेस या फॉर्मिंग फेस कहते हैं, जो कैसा है, कॉन्वेक्स है। और ये जो फेस है इसका स्टूडेंट्स, ये फेस, दिस इज द मैच्योरिंग फेज। यहां से पैकेट्स बनकर निकल रहे हैं, मैच्योर हो गए हैं, तो इसे कहते हैं स्टूडेंट्स ट्रांस फेस या मैच्योरिंग फेस। और ये कैसा है, कॉनकेव है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कॉनकेव वाला फेस कौन सा है, कॉन्वेक्स कौन सा है, कहाँ से बनना शुरू हो रही है, कहाँ से मैच्योर। वेरी इजी टू अंडरस्टैंड, न्यूक्लियस के पास में जो है वहाँ से फॉर्म होंगी, और एंड से फिर ये रिमूव हो जाएंगी, या टूट टूट के पैकेट्स साइटोप्लाज्म में वो वैक्यूल्स जाने लगेंगे। तो आइए अब हम इसको लिख लेते हैं कि इसका क्या मतलब है। इट
shows polarity. It shows polarity, that means cis phase and trans phase. इसकी डिटेल्स हम लिख चुके हैं अभी ऊपर. This is the forming phase, this is the maturing phase. All right, this is important, ये क्वेश्चन पूछा जाता है. Now let's talk about the functions of Golgi body. Very very important, very important. क्या क्या functions है? पहला फंक्शन तो यही है स्टूडेंट्स कि ये पैकेजिंग का काम करता है. सो फर्स्ट इज पैकेजिंग एंड सिक्रीशन ऑफ सब्सटेंसेस. डायरेक्ट क्वेश्चन है, पैकेजिंग कहाँ होती है? गोल्जी बॉडी में. नेक्स्ट, ये कई सारे कार्बोहाइड्रेट्स भी बनाता है. तो सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स. प्रोटीन लिपिड्स नहीं बन रहे हैं, कार्बोहाइड्रेट्स बन रहे हैं. प्रोटीन और लिपिड्स तो RER और SER में बनेंगे. लाइक पेक्टिन, आपको याद है स्टूडेंट्स, पेक्टिन जो सेल वॉल में प्रेजेंट थी, मिडिल लैमेला बन रहा था, वो गोल्जी बॉडी सिक्रीट कर रही थी, तब हमने देखा था. फिर ओलिगोसेक्राइड्स जो सेल मेम्ब्रेन का ग्लाइकोकैलिक्स फॉर्म करेंगे, वो सब इसी में बनते हैं गोल्जी बॉडी के अंदर. देन नेक्स्ट, जो प्रोटीन और लिपिड RER और SER से आ रहा है, उसको कार्बोहाइड्रेट के साथ ज्वाइन कराना, वो भी यही होता है. यानी कि फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन्स. जैसे हमने पढ़ा है राइबोफोरिन, जिसके थ्रू राइबोसोम ER पे अटैच होता है, वो ग्लाइकोप्रोटीन है, वो GB ही बनाएगी ग्लाइकोप्रोटीन. और प्रोटीन कहाँ से आ रहा है? प्रोटीन फ्रॉम RER. एंड ग्लाइकोलिपिड्स, जब हमने सेल कोट बनाया था सेल मेम्ब्रेन में, तो जो ग्लाइकोलिपिड्स हैं, ग्लाइकोप्रोटीन्स हैं, वो सब गोल्जी बॉडी फॉर्म करती है. लिपिड्स कहाँ से आ रहे हैं? फ्रॉम SER. और ये जो प्रोसेस है ग्लाइकोलिपिड और ग्लाइकोप्रोटीन्स बनने का, इस प्रोसेस को कहते हैं, दिस इज कॉल्ड ग्लाइकोसाइलेशन. The formation of proteins and lipids is called glycosylation. और ये क्यों ऐसा कर पाती है? क्योंकि इसके पास में गोल्जी बॉडी के अंदर एक स्पेसिफिक एंजाइम होता है जिसे कहते हैं ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज. उसकी हेल्प से ये कार्बोहाइड्रेट को प्रोटीन और फैट के ऊपर ट्रांसफर करके फ्यूज करा सकती है. तो ये क्यों है? ड्यू टू ग्लाइकोसिल ट्रांसफेरेज एंजाइम, जो सिर्फ गोल्जी बॉडी में ही मिलता है. बिल्कुल अच्छे से लर्न होना चाहिए स्टूडेंट्स, डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं ये सारे. ऑलराइट, सो दिस इज द थर्ड इंपॉर्टेंट फंक्शन, पैकेजिंग, सिंथेसिस ऑफ सर्टेन कार्बोहाइड्रेट्स एंड फॉर्मेशन ऑफ ग्लाइकोप्रोटीन एंड ग्लाइकोलिपिड्स. इसके अलावा अब जो मैं लिख रही हूँ वो आप ऑलरेडी जानते हैं, हमने पढ़ा था कि ये सेल प्लेट बनाएगी. फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट ड्यूरिंग सेल डिविजन. आपको याद है स्टूडेंट्स, फ्रैगमोप्लास्ट था, उसके ऊपर गोल्जी बॉडी बैठी थी जिसने पेक्टिन रिलीज किया था, जिसे हमने सेल प्लेट कहा था. और इसी पेक्टिन के ऊपर जब कैल्शियम मैग्नीशियम जुड़ गया था तो हम उसे मिडिल लैमेला कहते थे. सो फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट. क्योंकि ये पेक्टिन रिलीज कर रही है तो ये सेल वॉल की रिपेयरिंग भी कर सकती है. सो रिपेयरिंग ऑफ सेल वॉल. जब भी पेक्टिन कम हो जाएगा, टूट फूट होगी, तो पेक्टिन, लिग्निन, वो सब कार्बोहाइड्रेट्स गोल्जी बॉडी ही बनाकर देंगी. इसके अलावा स्टूडेंट्स अभी अभी हमने देखा था कि ये लाइसोसोम्स बना रहे हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स. अगर ये जो थैली निकल रही है इसमें डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं तो उसी को हम लाइसोसोम कह देते हैं. सो फॉर्मेशन ऑफ लाइसोसोम्स इज द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फंक्शन. इसके अलावा स्टूडेंट्स एक और बड़ा इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो गोल्जी बॉडी बनाती है, जो ह्यूमन स्पर्म होता है. आप लोग 12th में डिटेल में पढ़ेंगे जब हम रिप्रोडक्टिव सिस्टम पढ़ेंगे. जो ह्यूमन स्पर्म का हेड होता है वहाँ पे एक टोपी जैसा स्ट्रक्चर होता है जिसे एक्रोसोम बोलते हैं. यही हेड का जो स्ट्रक्चर है वो एग के अंदर पियर्स करता है, तभी फर्टिलाइजेशन होता है.
ये जो टोपी है, ये जो कैप है, वो गोल्जी बॉडी ही फॉर्म करती है. सो द नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ एक्रोसोम. एक्रोसोम और कैप of human sperm. Very important direct question. Alright, इसका एक और फंक्शन होता है स्टूडेंट्स, दैट इज फॉर्मेशन ऑफ योक. जो एग के अंदर योक होता है, ओवम के अंदर या एग के अंदर, वो भी यही बनाती है, इन एग और ओवम, जिससे कि एग के अंदर उसे न्यूट्रिशन मिलता है, जो भी एनिमल है या ओवम को न्यूट्रिशन मिलता है. इट इज अ काइंड ऑफ प्रोटीन. ऑलराइट, सो दीज आर द इंपॉर्टेंट फंक्शंस, द पैकेजिंग, some carbohydrates, glycosylation only in Golgi body, the cell plate formation, the formation of lysosomes and the formation of acrosomes. आप इसको नोट डाउन करें स्टूडेंट्स, फिर हम मूव ऑन करेंगे थर्ड ऑर्गेनेल दैट इज लाइसोसोम की तरफ. प्लीज नोट इट डाउन. So now students, let's move on to the third organelle of GERL system, that is lysosomes. Lysosomes जो है स्टूडेंट्स, अभी हमने पढ़ा, ये गोल्जी बॉडी से बनते हैं. 90%, 10% केसेस में ये डायरेक्टली ER से भी फॉर्म हो जाते हैं. और इनको जो डिस्कवर किया था, ये सबसे पहले इनके डिस्कवरर का नाम लिख लेते हैं. कॉमन क्वेश्चन पूछा जाता है, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन डी डुवे. क्रिश्चियन डी डुवे, इन्होंने लाइसोसोम्स को डिस्कवर किया था. गोल गोल स्ट्रक्चर है, सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है. सो लेट अस राइट डाउन कैसे हैं ये. दे आर स्फेरिकल, दैट मीन्स राउंड, सिंगल मेम्ब्रेन, single membranous organelle containing. अब इनमें क्या मिलते हैं, इनमें स्टूडेंट्स डाइजेस्टिव एंजाइम्स मिलते हैं, जो कार्बोहाइड्रेट को, प्रोटीन को, फैट को तोड़ेंगे उनकी छोटी यूनिट्स में. जो हमारे फूड का डाइजेशन होता है वो एक्चुअली सेल के अंदर लाइसोसोम ही कर रहा है. अमीबा जो फूड लेता है फूड वैक्यूल में, उसके अंदर लाइसोसोम्स ही होते हैं जो उसे तोड़ते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं. ये सब का लाइसोसोम्स करते हैं. सो दे कंटेन इंपॉर्टेंट डाइजेस्टिव, क्योंकि डाइजेस्ट कर रहे हैं, तोड़ रहे हैं. हाइड्रोलाइटिक, हाइड्रो मीन्स वाटर, वाटर को ऐड करके फिर ये उस मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं. सो डाइजेस्टिव हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स. गोल्जी बॉडी में ऐसे पैकेजिंग जिन थैलियों की हुई है जिनमें डाइजेशन वाले एंजाइम्स हैं, उन्हें ही हम उन पैकेट्स को लाइसोसोम्स कह देते हैं. इन सब एंजाइम्स को, ये कितने होते हैं, अबाउट 40 to 50 काइंड्स ऑफ एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं एंजाइम्स. और ये एसिडिक पीएच पे वर्क करते हैं, 4 to 5 pH पर ये वर्क करते हैं. ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है. काइंड्स ऑफ एंजाइम्स वर्क एट pH 4 to 5. वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि हमारा साइटोप्लाज्म जो है उसका pH 6.8 से 7 होता है, पर लाइसोसोम के अंदर का pH 4 से 5 होता है, यानी क्वाइट एसिडिक. और इन सभी एंजाइम्स को कलेक्टिवली कहते हैं, टुगेदर, कलेक्टिवली कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेजेस. एसिड क्यों, क्योंकि ये एसिडिक पीएच पर काम कर रहे हैं और हाइड्रो, वाटर की प्रेजेंस में तोड़ रहे हैं. सो दे आर कॉल्ड एसिड हाइड्रोलेसिस. अगर कार्बोहाइड्रेट को तोड़ेंगे तो कार्बोहाइड्रेजेस, प्रोटीन को तोड़ेंगे तो प्रोटीनेजेस, फैट को तोड़ेंगे तो लाइपेजेस. ये जो हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स है स्टूडेंट्स, ये कुछ कुछ और सेल्स में भी मिल सकते हैं, लेकिन
जो एसिड फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम है वो सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम में मिलता है, यानी कि वो लाइसोसोम का मार्कर एंजाइम है। अगर आपको पहचान करनी है कि ये लाइसोसोम है या कोई दूसरा ऑर्गेनेल, तो आप उसमें ये चेक कर लो कि एसिड फॉस्फेटेज नाम का एंजाइम है या नहीं, जो फॉस्फेट को तोड़ेगा। अगर है मतलब वो लाइसोसोम है। तो आइए हम यहाँ लिख लेते हैं दैट मार्कर एंजाइम is acid phosphatase. Acid phosphatase. This is the marker enzyme. All right. So they are spherical single membranous organelles which contain 40 to 50 kinds of digestive enzymes. They are called acid hydrolases because they work at acidic pH of 4 to 5. नाउ जो लाइसोसोम्स हैं स्टूडेंट्स, ये एनिमल सेल्स में कॉमन होते हैं, अगर आपको याद हो जब हमने डिफरेंस पढ़ा था, और प्लांट सेल्स में रेयर होते हैं। सो कॉमन इन एनिमल सेल्स, लेकिन ये भी ह्यूमन मैच्योर आरबीसी में एब्सेंट होते हैं। सो एब्सेंट इन मैच्योर आरबीसी, तीनों ही स्टूडेंट्स ईआर, गोल्जी बॉडी एंड लाइसोसोम आरबीसी में एब्सेंट है, यानी पूरा जीईआरएल सिस्टम एब्सेंट है। और प्लांट्स में ये रेयर होते हैं, मिलते हैं, मिल सकते हैं लाइसोसोम्स पर बहुत कम मिलते हैं। रेयर इन प्लांट्स, दो जगह मिलते हैं स्टूडेंट्स, ये आपको अच्छे से रटा होना चाहिए, एक तो मेज की रूट में और एक टोबैको के एंडोस्पर्म में। सो मेज रूट एंड टोबैको एंडोस्पर्म। यहाँ पे हमें लाइसोसोम्स मिलेंगे प्लांट्स के अंदर, प्लांट सेल्स में। ऑल राइट, नाउ जो लाइसोसोम्स होते हैं स्टूडेंट्स, इनका क्योंकि ये इनके अंदर डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अगर किसी भी कारण से इनकी मेम्ब्रेन फट जाए, बर्स्ट हो जाए, तो जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो पूरे साइटोप्लाज्म में फैल जाएंगे और वो जितने भी सेल ऑर्गेनेल्स हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, उन सबको ही डाइजेस्ट कर लेंगे। यानी कि एक तरह से सेल ने आत्महत्या कर ली। इसीलिए लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल कहा जाता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन है जो पूछा जाता है, तो आइए हम इसे लिख लेते हैं। ड्यू टू हाइड्रोलेज एंजाइम्स they are known as suicide bags of the cell. It's a direct question. अगर इसकी मेम्ब्रेन फट गई तो ये खुद ही सेल के सारे स्ट्रक्चर्स को डाइजेस्ट कर देगा। सो इट इज कॉल्ड सुसाइड बैग ऑफ द सेल। और ये किन्होंने कहा था? जिन्होंने इसे डिस्कवर किया था, बाय डी डुवे, वही क्रिश्चियन डी डुवे। It is called suicide. It's a direct question, very very important. Now let us write down the functions of lysosome. Functions. क्या क्या फंक्शन होगा स्टूडेंट? एक तो हमने अभी देखा, जो फूड वैक्यूल है उसके अंदर जो फूड डाइजेस्ट हो रहा है वो लाइसोसोम ही कर रहा है। किसी भी सेल में जो भी डाइजेशन हो रहा है फूड का वो लाइसोसोम के थ्रू ही हो रहा है, क्योंकि इसी के पास वो एंजाइम्स हैं। तो पहला फंक्शन है स्टूडेंट्स इसका इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन। सेकेंड फंक्शन स्टूडेंट्स हमने पढ़ा है, आपको पता होगा कि जो हमारे ब्लड में WBC हैं, वाइट ब्लड सेल्स, उन्हें हम हमारे ब्लड के सोल्जर्स बोलते हैं। जब भी कोई इन्फेक्शन बॉडी में आता है तो WBC नंबर में बढ़ जाते हैं और वो सारे सोल्जर्स उस एनिमी को अटैक कर देते हैं। वो एनिमी जो है वो क्या है? कोई भी जर्म, कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस। तो उनको ये कैसे अटैक करते हैं? एक्चुअली जो WBC है वो एक सेल है, वाइट ब्लड सेल। उस सेल के अंदर जो लाइसोसोम है वो उस बैक्टीरिया को या जो जर्म है उसे डाइजेस्ट कर देते हैं और उसे खत्म कर देते हैं। सो इसका सेकेंड फंक्शन है दैट इज फैगोसाइटोसिस और जर्म किलिंग बाय WBC।
दिस इज द सेकेंड फंक्शन। लाइसोसोम ही है एक्चुअली जो इसको सोल्जर बना रहे हैं, जो WBC नाम के सोल्जर के पास बंदूक है जिससे वो दुश्मन को मारता है, वो ये लाइसोसोम ही है। नाउ द थर्ड फंक्शन, स्टूडेंट्स हमारी जो बोन के सेल्स होते हैं, हड्डी के सेल्स, वो जब बोन बनती है तो बोन एक प्रॉपर शेप में नहीं बनती, बोन लगातार फॉर्म होती जाती है। तो कुछ बोन के सेल्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, साइड से बोन को डिस्ट्रॉय करते जाते हैं, खाते जाते हैं, डाइजेस्ट करते जाते हैं, ताकि उस बोन को एक प्रॉपर शेप मिल सके। अगर आपने गॉड फॉरबिड आप में से किसी को ना हुआ हो, ना घर में किसी के हुआ हो, लेकिन अगर कभी देखा हो जब फ्रैक्चर हो जाता है तो हम प्लास्टर चढ़ा देते हैं। वो प्लास्टर क्यों चढ़ाते हैं? क्योंकि एक्चुअली बोन तो अपने आप फॉर्म होती है, पर अगर हम प्लास्टर नहीं चढ़ाएंगे तो वो बोन आड़ी टेढ़ी फॉर्म हो जाएगी। तो प्लास्टर फ्रैक्चर को हील नहीं कर रहा, वो उस बोन को करेक्ट शेप मिले। तो बोन को जो शेप प्रोवाइड करते हैं वो बोन के अंदर कुछ सेल्स होते हैं ऑस्टियोक्लास्ट, जिनमें ये लाइसोसोम्स होते हैं। वो उस हड्डी को प्रॉपर शेप देते हैं, जो भी साइड से एक्स्ट्रा ग्रोथ है उसे ये डाइजेस्ट करते जाते हैं। सो द नेक्स्ट फंक्शन इज ऑस्टियोक्लास्टिक, मतलब क्लास्ट मीन्स डिस्ट्रॉय करना, ऑस्टियोक्लास्टिक एक्टिविटी ऑफ बोन्स, ऑफ बोन सेल्स। ये क्या करता है, शेप टू बोन, जिसके कारण शेप मिल जाता है। एक और इसका इंपॉर्टेंट फंक्शन है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। उस सेल के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टिड, ER, ये पुराने भी तो होते जा रहे हैं, लगातार बूढ़े हो रहे हैं, एजिंग हो रही है, तो उन पुरानों को अपने को डाइजेस्ट करना है ताकि नए फॉर्म होते जाएं। तो जो पुराने सेल ऑर्गेनेल्स हैं उन्हें जो डाइजेस्ट करने का काम है वो भी ये लाइसोसोम करते हैं, यानी कि ये सेल ऑर्गेनेल्स की रीसाइक्लिंग करते हैं, विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नहीं तो पुराने ऑर्गेनेल्स इकट्ठे होते रहेंगे, साइटोप्लाज्म में जगह ही नहीं बचेगी नए ऑर्गेनेल्स के लिए। सो द नेक्स्ट इज रीसाइक्लिंग of cell organelles. So these are some of the important functions like intracellular digestion, germ killing by WBC, osteoclastic activity and the recycling. आप इसको नोट डाउन करें, फिर हम पढ़ेंगे कि कितने टाइप के लाइसोसोम्स एक सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। प्लीज नोट इट डाउन। नाउ स्टूडेंट्स, लेट्स लर्न अ वेरी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर जो अभी तक हमने ER या गोल्जी बॉडी में नहीं पढ़ा। स्टूडेंट्स, लाइसोसोम्स जो होते हैं ये पॉलीमॉर्फिक होते हैं, यानी एक टाइम पर एक सेल के अंदर लाइसोसोम अलग अलग फॉर्म्स में, अलग अलग स्टेजेस में मिल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनेल इज पॉलीमॉर्फिक, और आंसर होगा लाइसोसोम। तो आइए पहला पॉइंट लिखते हैं, दैट लाइसोसोम्स आर पॉलीमॉर्फिक, मतलब एक ही टाइम पे एक सेल में 4 टाइप के लाइसोसोम्स मिल सकते हैं। कौन कौन से टाइप के? नंबर 1, प्राइमरी लाइसोसोम। क्या मतलब है प्राइमरी लाइसोसोम का? जो अभी नए नए गोल्जी बॉडी से लाइसोसोम बने हैं, अभी न्यूली पिंच्ड, इनमें एंजाइम्स तो हैं पर अभी इनएक्टिव हैं, अभी काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि इनको काम मिला नहीं है, इनके पास कोई फूड नहीं आया है डाइजेस्ट करने के लिए। सो दे आर न्यूली पिंच्ड ऑफ वैक्यूल्स फ्रॉम गोल्जी बॉडी। और इसमें एंजाइम्स कैसे हैं, ये क्वेश्चन पूछते हैं, इनएक्टिव एंजाइम्स। एंजाइम्स अभी इनके इनएक्टिव है, अभी इनको काम नहीं मिला है, दे हैव इनएक्टिव एंजाइम्स। अगर इस प्राइमरी लाइसोसोम के साथ कोई फूड वैक्यूल फ्यूज कर गया, अब उसको काम मिल गया है, अब उसके जितने भी डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो सब एक्टिव हो जाएंगे, और एक्टिव होकर फिर वो फूड का डाइजेशन करने लगेंगे, तब हम इसे कहेंगे सेकेंडरी लाइसोसोम। ऐसे लाइसोसोम को कहते हैं सेकेंडरी लाइसोसोम। सो व्हाट इज सेकेंडरी लाइसोसोम? इसका एक और नाम है, इसे हेटेरोफैगोसोम भी कहते हैं। मतलब प्राइमरी लाइसोसोम प्लस फूड वैक्यूल, काम मिल गया इसको, प्लस फूड वैक्यूल। तो इसमें कैसे एंजाइम्स मिलेंगे स्टूडेंट्स? एक्टिव एंजाइम्स।
ये क्वेश्चन पूछते हैं कि इनएक्टिव किस में है और एक्टिव किस में है। एक्टिव एंजाइम्स आर प्रेजेंट इन सेकेंडरी लाइसोसोम और हेट्रोफैगोसोम, जिसपे कि फूड वैक्यूल फ्यूज कर गया है। अब क्या होगा, ये इसको फूड को डाइजेस्ट कर लेगा। डाइजेस्ट करके जो डाइजेस्टेड फूड है उसको ये साइटोप्लाज्म में भेज देंगे ताकि ये सब जगह डिस्ट्रीब्यूट हो। पर जो अनडाइजेस्टेड वेस्ट अभी भी पड़ा रह गया, उस समय पर उस लाइसोसोम को कहेंगे टर्शरी लाइसोसोम। सो द नेक्स्ट इज नंबर 3, दैट इज टर्शरी लाइसोसोम। इसे स्टूडेंट रेसिडुअल बॉडी भी बोलते हैं। रेसिडुअल मतलब बचा हुआ, इसमें अब अनडाइजेस्टेड वेस्ट बचा है। सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रेसिडुअल लाइसोसोम और रेसिडुअल बॉडीज, थर्ड टाइप। और इसमें क्या पड़ा हुआ है, कंटेन्स अनडाइजेस्टेड, डाइजेस्ट तो हो गया, वो तो पहुंच गया साइटोप्लाज्म में, अनडाइजेस्टेड वेस्ट। और अगर ये अनडाइजेस्टेड वेस्ट स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अक्यूमुलेट हो जाए तो कई सारी डिजीजेस कॉज हो जाती हैं। तो हम लिख देते हैं इसमें एक्यूमुलेशन, अगर इकट्ठा हो गया बहुत ज़्यादा, कॉज डिजीजेस। 2-3 डिजीज़ के नाम आपको आने चाहिए जिन पे क्वेश्चन आता है, लाइक गाउचर्स डिजीज, गाउचर्स डिजीज, टे-सैक्स डिजीज, टे-सैक्स डिजीज, हर्लर्स डिजीज, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दिस इज इंपॉर्टेंट। पूछते हैं कि ये डिजीज कौन से वाले लाइसोसोम के एक्यूमुलेशन से होती है, टर्शरी वाले, जिसमें अनडाइजेस्टेड वेस्ट मटेरियल पड़ा हुआ है। और स्टूडेंट्स, ये पहले इनएक्टिव था, एक्टिव हो गया, खाना डाइजेस्ट हो गया, अब इसमें अनडाइजेस्टेड है, तो यही बन गया टर्शरी। अगर ये लाइसोसोम दूसरे सेल ऑर्गेनेल्स को, जो पुराने हो चुके हैं, ओल्ड हो चुके हैं, उन्हें डाइजेस्ट करने के काम आ रहा है, तब इस लाइसोसोम को कहते हैं ऑटोफैगोसोम। ऑटो मीन सेल्फ, ये उस सेल के ही ऑर्गेनेल्स को ईट कर रहा है। सो द फोर्थ टाइप इज ऑटोफैगोसोम। ऑटोफैगोसोम मीन्स recycling of old worn out cell organelles, पुराने जीर्ण थीर्ण ऑर्गेनेल्स को खाने का काम कर रहा है। तो एक ही सेल में स्टूडेंट्स कई सारे प्राइमरी मिल सकते हैं, कई सारे एक्टिव फॉर्म में मिल सकते हैं, कई सारे होंगे जिनमें डाइजेस्टेड अनडाइजेस्टेड वेस्ट पड़ा हुआ है, और कई सारे होंगे जो पुराने ऑर्गेनेल्स को ईट कर रहे हैं। So these are the 4 types of lysosomes. Now, हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था स्टूडेंट्स कि लाइसोसोम में क्योंकि डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं, अगर इसकी मेम्ब्रेन फट गई तो सेल की आत्महत्या हो जाएगी, पूरा का पूरा सेल खत्म हो जाएगा। तो इनके पास कुछ ऐसे मटेरियल हैं, सब्सटेंस हैं, जो इसकी मेम्ब्रेन को स्टेबलाइज करके रखते हैं, जिन्हें हम कहते हैं मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स। इन पे डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इनके नाम 4 नाम आपको अच्छे से लर्न होने चाहिए। तो आइए हम यहाँ लिख लेते हैं। नेक्स्ट है मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स। कौन से होते हैं, नाम से ही समझ में आ रहा है, ये मेम्ब्रेन को क्या करेंगे, स्टेबलाइज करेंगे। मेम्ब्रेन स्टेबलाइजर्स, दे आर कॉर्टिसोल, एक तरह का सेक्स हार्मोन है स्टूडेंट्स, फिर कोलेस्ट्रॉल, एक तरह का लिपिड, देन क्लोरोक्विन। आपको याद आ रहा है, हमने कहाँ पढ़ी है, एक एंटी मलेरियल ड्रग है। अगर ये हमारी बॉडी में चले जाए तो ये भी लाइसोसोम को मेम्ब्रेन को क्या बोलते हैं, रप्चर नहीं होने देती, तो इससे भी कई सारी और डिजीजेज हो सकती हैं। एंड हिपैरिन, हिपैरिन एक एंटी कोएगुलेंट है जो हमारे ब्लड को लिक्विड स्टेट में रखता है। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट्स, इट हैज़ टू बी लर्न्ड बाय हार्ट। लेकिन अगर मेम्ब्रेन स्टेबल ही रहेगी, फटेगी ही नहीं, तो फिर अनडाइजेस्टेड वेस्ट कैसे रिलीज होगा। तो कुछ इसके पास ऐसे भी सब्सटेंसेस हैं जो इसकी मेम्ब्रेन को रप्चर होने में मदद करते हैं ताकि अनडाइजेस्टेड वेस्ट रिलीज हो सके। इन्हें कहते हैं मेम्ब्रेन लेबलाइजर्स। मेम्ब्रेन लेबलाइजर्स, लेबलाइजर्स, दैट मीन्स ये क्या करेंगे,
they help to release waste by rupturing membrane of lysosome. ठीक है, ये कौन कौन से होते हैं स्टूडेंट्स? एग्जाम्पल जैसे विटामिन ए एंड ई, ये डायरेक्ट है, आपको लर्न होना चाहिए. विटामिन ए एंड ई. देन सम सेक्स हॉर्मोन्स like male and female sex hormones. Then bile salts स्टूडेंट्स, bile salts जो हम पढ़ेंगे लिवर से प्रोड्यूस होते हैं, एक्स रेज, यूवी रेज एक्सेट्रा. एक्चुअली स्टूडेंट्स इन दोनों का कॉम्बिनेशन चाहिए. अगर ज़्यादा स्टेबल हो गई मेम्ब्रेन तो भी डिजीजेज हो जाएंगी, अनडाइजेस्टेड वेस्ट निकल नहीं पाएगा, और अगर ज़्यादा लेबलाइज हो गई तो भी फिर वो it may even cause death of the cell. So there has to be a balance. So this was about the third important organelle. हमने पढ़ा ER, RER and SCR, राइबोसोम प्रेजेंट एब्सेंट, प्रोटीन सिंथेसिस, लिपिड सिंथेसिस. ER से बनी गोल्जी बॉडी, मेन फंक्शन पैकेजिंग, और गोल्जी बॉडी से बना लाइसोसोम कंटेनिंग डाइजेस्टिव एंजाइम्स विच इज ऑफ 4 टाइप्स, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एंड ऑटोफैगोसोम्स. आप इसको नोट डाउन करें स्टूडेंट्स. उसके बाद में हम आज की क्लास में कुछ माइक्रो बॉडीज को और स्टडी करेंगे जिन पे डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. प्लीज नोट देम डाउन. सो नाउ स्टूडेंट्स, हमने GERL सिस्टम को डिटेल में रीड किया. आइए अब हम पढ़ते हैं कुछ माइक्रो बॉडीज के बारे में. माइक्रो बॉडीज छोटे से सेल ऑर्गेनेल्स हैं स्टूडेंट्स. ये माइक्रो का मतलब ही होता है स्मॉल. ये भी गोल गोल रहती हैं, बॉडीज कह रहे हैं इन्हें. सो दे आर ऑल्सो स्फेरिकल. ये भी सिंगल मेम्ब्रेन से बाउंड है, ER, गोल्जी एंड लाइसोसोम की तरह. सो सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड, मेम्ब्रेन बाउंड. इन्हें अलग से क्यों पढ़ रहे हैं स्टूडेंट्स? क्योंकि जो माइक्रो बॉडीज़ हैं इनका एक स्पेसिफिक फंक्शन होता है. इनमें कुछ स्पेसिफिक एंजाइम्स मिलते हैं कोई पर्टिकुलर मेटाबॉलिक पाथवे के लिए. ये उसी में उतना ही काम करती है, जबकि ER, गोल्जी, लाइसोसोम्स इनका तो बहुत बड़ा बड़ा काम है. इनके बहुत छोटे छोटे से काम है, एक पर्टिकुलर पाथवे पे ये वर्क करती हैं. सो दे आर स्फेरिकल, सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड. ये करीब 0.2 से 1.5 माइक्रॉन साइज की रहती है, बहुत छोटी. containing special enzymes. Now this is important. Containing special enzymes for a particular metabolic pathway. Metabolic pathway. All right. इस पे जो questions पूछते हैं, single membrane bound. This is important. 3 माइक्रो बॉडीज हमको पढ़नी है स्टूडेंट्स. तीनों पे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं. आइए हम तीनों को लिख लेते हैं. And three micro bodies we will read. The first one, it is called spherosome. Spherosome. स्फीरोसोम जो है स्टूडेंट्स, ये केवल प्लांट्स में मिलते हैं और इसे प्लांट लाइसोसोम भी कहते हैं. आपको याद है हमने पढ़ा था कि लाइसोसोम्स वैसे तो रेयर होते हैं प्लांट्स में, लेकिन ये मेज रूट और टोबैको एंडोस्पर्म में मिलते हैं. उन्हें वहाँ पर एक्चुअली स्फीरोसोम्स ही कहते हैं. तो स्फीरोसोम्स जिनके अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स हैं तो हम इन्हें प्लांट के लाइसोसोम्स भी नाम देते हैं. पर इनका ये मेन काम नहीं है. इनका जो मेन फंक्शन है वो होता है लिपिड्स को स्टोर करना. तो इसके बारे में हम लिख लेते हैं. सबसे पहले इन्हें डिस्कवर किया था, डिस्कवर्ड बाय पर्नर, फर्स्ट पॉइंट. देन दे आर फाउंड ओनली इन प्लांट्स. एनिमल्स में नहीं मिलती है, ओनली इन प्लांट सेल्स. नेक्स्ट पॉइंट, मेन फंक्शन. मेन फंक्शन क्या है स्टूडेंट्स? लिपिड स्टोरेज. डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं. दिस इज द मेन फंक्शन.
ऑल्सो नोन एज प्लांट लाइसोसोम। अगर इनमें हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलने लगे, लिपिड का स्टोरेज तो कर ही रही है पर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स मिलने लग गए, जो कहाँ मिलते हैं, एक तो मेज रूट में एंड टोबैको के एंडोस्पर्म में, तब हम इन्हें प्लांट लाइसोसोम कहते हैं, एंडोस्पर्म। ऑलराइट, अगर सपोज स्टूडेंट्स इसमें फंक्शन ऑफ स्पीरोसोम आए और दो ऑप्शंस आए, एक लिपिड स्टोरेज आए और एक हाइड्रोलाइसिस या डाइजेस्टिव एक्टिविटी आए, तो हमारा जो पहला चॉइस होगा वो लिपिड स्टोरेज ही होगा क्योंकि इसका मेन फंक्शन है। ऑलराइट, सो द प्लांट लाइसोसोम दैट इज द स्पीरोसोम। नाउ लेट्स लर्न अबाउट द सेकेंड को कहते हैं स्टूडेंट ग्लाइऑक्सीसोम। ये तीनों ही स्टूडेंट्स ईआर बनाता है। हमने पढ़ा था ईआर का लास्ट फंक्शन, फॉर्मेशन ऑफ गोल्जी बॉडी, स्फीरोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम एंड एक और पढ़ेंगे परऑक्सीसोम, तीनों ही ईआर बना रहे हैं। ग्लाइऑक्सीसोम जो है स्टूडेंट्स, ये प्लांट्स में तो मिलता ही है। ऑयली सीड्स जो होती हैं, जैसे मूंगफली की जो सीड्स हैं ऑयल की, ग्राउंडनट ऑयल, अरंडी का तेल, कैस्टर ऑयल, इन सब में मिलता है। प्लस ये कुछ फंगस में भी मिलते हैं। तो आइए हम इसको लिख लेते हैं। पहले इन्हें डिस्कवर किसने किया था, डिस्कवर्ड बाय बीवर। अब नेक्स्ट कहाँ मिलते हैं ये, फाउंड इन ऑयली सीड्स ऑफ प्लांट, ऑयली सीड्स ऑफ प्लांट्स, दिस इज इंपॉर्टेंट, जैसे कैस्टर सीड्स, जो अरंडी का तेल होता है उसके जो बीज हैं, या जो मूंगफली की सीड होती है, ग्राउंडनट सीड्स एक्सेट्रा, एंड सम फंजाई। स्फीरोसोम्स केवल प्लांट्स में मिल रहे हैं, ये प्लांट्स एंड फंजाई में मिल रहे हैं, जैसे कि कुछ यीस्ट में मिलते हैं, ये दे आर फाउंड इन सम फंजाई। अब इनका क्या काम होता है, इनका काम ये होता है स्टूडेंट्स कि जो ऑयली सीड्स हैं वहाँ पर ऑयल है, फैट, उस फैट को ये कार्बोहाइड्रेट या शुगर में कन्वर्ट कर देते हैं। दैट मीन्स इनका जो फंक्शन है वो है ऑयल या फैट को किस में कन्वर्ट करेंगे, ये शुगर या कार्बोहाइड्रेट्स में। इस प्रोसेस को कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसको अच्छे से समझें। ग्लूको मीन्स ग्लूकोज, ठीक है, ये ग्लूकोज होती है मेनली। नियो मीन्स नया, न्यू, और जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। अगर एक शुगर से दूसरी शुगर बने, जैसे ग्लूकोज, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज बने तो ग्लूकोजेनेसिस बोलेंगे। लेकिन अगर प्रोटीन या फैट से कार्बोहाइड्रेट बन रहा है, शुगर बन रहा है, यानी नॉन कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड से अगर शुगर फॉर्म हो रही है तो उसे कहते हैं ग्लूकोनियोजेनेसिस। इसके जो एंजाइम्स हैं वो मिलते हैं ग्लाइऑक्सीसोम में, और इसका जो पाथवे है, जो साइकिल है, उसे कहते हैं स्टूडेंट्स ग्लाइऑक्सिलेट साइकिल। सो ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म में ये रोल प्ले करता है, या ग्लूकोनियोजेनेसिस। ऑलराइट, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एक ही काम है ग्लाइऑक्सीसोम का, ऑयल या फैट को शुगर में कन्वर्ट करना, दैट इज ग्लूकोनियोजेनेसिस। और इसके लिए ये किस में हेल्प करता है, किस में रोल प्ले करता है, ग्लाइऑक्सिलेट मेटाबॉलिज्म में इसका रोल है, फंक्शन, रोल इन। ठीक है, और भी एंजाइम्स होते हैं बट ये भी रोल प्ले करता है। नाउ लेट्स लर्न द थर्ड इंपॉर्टेंट माइक्रोबॉडी, इट इज कॉल्ड परऑक्सीसोम। परऑक्सीसोम जो है स्टूडेंट्स, इसके डिस्कवरर बहुत इंपॉर्टेंट है, इन पे कई बार क्वेश्चन आया हुआ है। डिस्कवर्ड बाय टॉलबर्ट।
ये प्लांट और एनिमल्स दोनों में मिलते हैं, इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गए हैं। तो हम लिख लेते हैं इन बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अभी तक दोनों जो है उनमें से एनिमल सेल में नहीं मिली है एक भी बॉडी, बट दे आर फाउंड इन बोथ। क्या क्या फंक्शन होता है स्टूडेंट्स इनका? इनमें जो मेन एंजाइम है वो ऑक्सीडेज एंजाइम होता है या कैटलेज एंजाइम होता है। तो लिख लेते हैं इसमें मेन एंजाइम कौन सा है, ये पूछते हैं क्वेश्चन। मेन एंजाइम कैटलेज एंड ऑक्सीडेज, दीज आर द मेन एंजाइम्स। ठीक है, अब प्लांट्स में ये क्या रोल प्ले करते हैं वो लिखेंगे अपन, और एनिमल में क्या रोल प्ले करते हैं। ठीक है, इन प्लांट्स, ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट। आपको बॉटनी में पढ़ाएंगे स्टूडेंट्स, जब कार्बन की कमी होती है तो C3 साइकिल फोटोसिंथेसिस की ना होकर C2 साइकिल होने लगती है, जिसे कि फोटो रेस्पिरेशन या ग्लाइकोलेट पाथवे भी बोलते हैं। उसमें जो एंजाइम है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज एंजाइम, वो परऑक्सीसोम ही प्रोवाइड करवाता है। सो एनिमल्स, प्लांट्स में जो एंजाइम है, इसमें एंजाइम वो मिलता है ग्लाइकोलेट ऑक्सीडेज, एंड इस एंजाइम के कारण रोल इन ग्लाइकोलेट मेटाबॉलिज्म, और ये तीनों टर्म्स आने चाहिए स्टूडेंट्स आपको, C2 साइकिल और फोटो रेस्पिरेशन, इसी को कहते हैं। आपको ये बॉटनी में पढ़ाएंगे डिटेल में, फोटो रेस्पिरेशन। सो दिस इज देयर फंक्शन इन प्लांट्स। नाउ लेट्स टॉक अबाउट एनिमल्स। एनिमल्स में परऑक्सीसोम क्या करते हैं हमारे में? इन एनिमल्स हमारे में स्टूडेंट्स, जब न्यूक्लिक एसिड प्यूरिन, आपने नाम सुना होगा एडेनाइन, ग्वेनाइन, ये जो बेस होती हैं, ये जब बॉडी में ज़्यादा एक्यूमुलेट होती हैं तो इन्हें डाइजेस्ट करने के लिए, इन्हें ऑक्सीडाइज करने के लिए जो एंजाइम होता है जिसे प्यूरिन ऑक्सीडेज या यूरेट ऑक्सीडेज बोलते हैं, वो परऑक्सीसोम के पास ही होता है। तो आइए हम लिख लेते हैं कि यहाँ पर कौन सा एंजाइम मिलता है एनिमल्स में। एंजाइम इज प्यूरिन और यूरेट ऑक्सीडेज। तो ये क्या रोल करेगा हमारे में स्टूडेंट्स? डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं, रोल इन प्यूरिन मेटाबॉलिज्म और यूरेट मेटाबॉलिज्म, और इसके कारण क्या होगा स्टूडेंट्स? यूरिक एसिड का सिंथेसिस। सो यूरिक एसिड सिंथेसिस ह्यूमंस में भी होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं जो आपको लर्न करने हैं। ऑलराइट, सो 3 माइक्रोबॉडीज, स्फीरोसोम्स, लिपिड स्टोरेज ऑल्सो नोन एज प्लांट लाइसोसोम, ग्लाइऑक्सीसोम्स, glyocylate metabolism, that is gluconeogenesis, conversion of oil into sugar or glucose. Peroxisome found in both animals and plants. In plants they play role in photorespiration or C2 cycle, and in animals they play role in purine metabolism or urate metabolism or uric acid synthesis. With this students, आज की क्लास में हमने ER एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम्स एंड माइक्रोबॉडीज़ को डिटेल में डिस्कस किया। नेक्स्ट क्लास में हम मूव ऑन करेंगे, ये हमने सिंगल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स को कवर कर लिया है। हम अगली क्लास में डील करेंगे डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेल्स, जिसमें कि हम माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स को डिटेल में पढ़ेंगे। लास्ट में हम स्टूडेंट्स एक ट्रिक भी लर्न करेंगे, जिसमें हम इन सभी ऑर्गेनेल्स के साइंटिस्ट, डिस्कवरर्स और सभी के फंक्शंस को लर्न कर सकें। Till then, happy learning and have a good day. Thank you.